राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर खेला होवे की गूंज आपको सुनाई पड़ती है टीवी चैनलों में, उसी प्रकार भारत की राजधानी में संगठित माफिया गिरोहों द्वारा जो पिछले कई दशकों से भारत की राजधानी में कानून के साथ खेल रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपका ध्यान इस ओर पहले भी आकृष्ट किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर भारतीय संविधान ने कानून की रक्षा की जिम्मेवारी सौंपी है, वही संगठित अपराध कर्मियों को न सिर्फ संरक्षित करने का लगातार काम कर रहा है, बल्कि वो खुद ही कानून के साथ खिलवाड़ करने लगा है। इस संदर्भ में भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लगातार लोगों के मन में कानून के प्रति नफरत भरने का काम किया जा रहा है और लोग किस प्रकार से अंदर से भयभीत हैं जब वे डाक द्वारा, जब वे कुरियर द्वारा देखते हैं कि उन्हें इतनी मोटी मोटी नोटिसें आई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, संपूर्ण देश में कानूनी लड़ाई लड़ना कितना कठिन है। इस दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कम से कम समय में लोगों को न्याय मिल सके। भारत के संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्हीं विशेषाधिकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों जहां आता है, वहीं मीडिया का भी अपना अहम रोल है। मीडिया को समाज में एक सकारात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वह समाज हित में, राज्य हित में और राष्ट्र हित में सत्य को स्थापित कराने में मदद करने का काम करेगा। जब कोई भी, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, जब कोई अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता तो भले ही मुखर होकर इसका विरोध कोई न कर पाए, लेकिन इसकी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, चर्चाएं होने लगती है। चौक चौराहे से लेकर मुखिया जी के दलान तक पर ये बातें होती है, ईमानदारों की तारीफ होती है। लोग डंके की चोट पर उस ईमानदार के लिए ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसे और शक्ति प्रदान करे ताकि वह अपने पद पर बैठकर आम लोगों की मदद करे, कानून को स्थापित करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक संगठित गिरोह है जो पिछले कई दशकों से कानून को गुमराह करने का काम
करता चला आ रहा है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है, भूमि पर कब्जा करना, काला धन एकत्र करना, उस काले धन के माध्यम से ईमानदार अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करना, उसे अपने गिरोह में शामिल करना, जो अधिकारी उसकी बात न सुने, जो कर्मचारी उसकी बात न माने, उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर देना, अपने सहयोगी वकील के माध्यम से नोटिस दिलवा देना और उसे एक मकरे की जाल की तरह उलझाकर अपने बस में करना। यह खेल काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे के ऊपर चेहरा, उसके ऊपर भी एक चेहरा और उसके ऊपर भी एक चेहरा लगा रखा है। कभी वो दानवीर बनकर सड़कों पर कुछ बांटता नजर आ जाएगा, कभी वह वस्त्र बदलकर घंटी बजाते हुए हवन करने का नाटक करता आपको नजर आएगा, कभी वो रोगियों की सेवा करता हुआ नजर आएगा और असल चेहरा उसका यह है कि वह भूमाफिया है। वो कानून के साथ संगठित रूप से लगातार खिलवाड़ करता चला रहा है। इन सभी बातों का हम आपको एक एक करके खुलासा करेंगे। यह बात चूंकि अब काफी बड़े स्तर पर उच्च अधिकारियों से लेकर स्थानीय थाना तक पहुंच चुकी है, जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मामला न्यायालय में भी पहुंच गया है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले अपराधी का बचना भारत की राजधानी दिल्ली में मुश्किल है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौटकर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से, किस तरीके से लोगों को यह गैंग लगातार परेशान करता रहा है और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन ने किस प्रकार से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और अपना दर्द बयां किया था। आप कहीं जाए नहीं, तुरंत लौटकर आते हैं ब्रेक के बाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताए थे जो किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में कानून के साथ खेला जा रहा है और अब जो खेला होने जा रहा है वो बड़ा ही मनोरंजक होगा और यह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कानून का पालन करने वाले के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है क्योंकि उस गैंग के सभी सदस्यों की जानकारी मीडिया के पास पहुंच चुकी है और मीडिया उन सभी असामाजिक तत्व जो संगठित रूप से अपराध करने का काम कर रहे थे उसके जो मुख्य हैं उन सभी का नाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है और न्यायालय से भी मांग किया है कि इन अपराधियों पर कानूनी प्रावधान के तहत उचित कार्रवाई की जाए क्योंकि यह बरसों से भारत की राजधानी दिल्ली में खेल रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात
ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि एक 80 वर्षीय वृद्ध ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत की कि युद्धवीर सिंह चांदना, प्रीतपाल सिंह चांदना, गुरदीप सिंह, बलविंदर, बॉबी, आशु, राजू गोयल और उसके कुछ आपराधिक महिलाएं द्वारा मेरे मकान पर कब्जा कर लिया गया है और मेरे परिवार पर झूठे मुकदमे ही नहीं बनवा दिया गया बल्कि सामान तक उठाकर यह गिरोह ले गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यह प्राचीन सूर्य मंदिर श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, जिसके अधीन श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय जो दिल्ली सरकार से अनुदानित है, वह चल रहा है, जो 1914 में रावलपिंडी में शुरू हुआ था और आज़ादी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में चल रहा है। महिला सिलाई केंद्र, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था, उस महिला सिलाई केंद्र पर इस भूमाफिया ने जबरन कब्जा कर लिया है। यह पहले इसी शिवनाथ योगाश्रम द्वारा एमसीडी को दी गई पार्क पर भी कब्जा करने का प्रयास किया था अपने सहयोगियों के माध्यम से, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय तक जब उसकी हार हुई तो वह मुकदमा लेकर भाग गया। यह इसका एक बहुत पुराना खेल है, लोगों पर मुकदमा कर देना। एमसीडी के कमिश्नर हो, चाहे थाना का एसएचओ हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे कोई वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हो, या उनके ऊपर अपने सहयोगी एडवोकेट के माध्यम से मुकदमा फर्जी तौर पर डलवाता है, उन्हें परेशान करता है ताकि वह उसके रास्ते में न आए और उससे डरे और वह इस क्षेत्र में बेखौफ या खेल बरसों से खेलता चला आ रहा है। अब भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में उसे 9 अप्रैल को बुलाया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ भी इसने फ्रॉड करने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इसलिए हम इस विषय पर आगे फिर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे जो कि किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से कानून के साथ खेला खेलने का काम बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से खेला होवे का नारा गूंज रहा है, यह भारत की राजधानी दिल्ली में खेलने का काम कर रहा है। आप राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के अन्य समाचार को देखें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर बिहार राज्य के सभी उपभोक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आर्थिक उन्नति एवं तकनीकी विकास के साथ साथ तकनीकी रूप से जटिल उत्पादों एवं सेवाओं का बाजार में आगमन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हितों की रक्षा हेतु उनका सजग एवं जागरूक होना नितांत आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी ली। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आंतरिक संसाधन की माहवार एवं वार्षिक लक्ष्य उपलब्धि एवं राजस्व मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन दाखिल खारिज अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल दिहानी सहित कई अन्य विषयों से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने निकासी एवं वहन अधिकारी एवं मेकर के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने HRMS एप्लीकेशन के सर्विस बुक एंट्री एवं करंट एंट्री मॉड्यूल में सेवा पुष्ट की प्रविष्टि के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देश के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण में अच्छी प्रगति हुई है। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर के द्वारा गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना एवं पानी रखने हेतु सामाजिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपने अपने घरों के छतों पर दाना पानी रखने हेतु अपील की। नवादा के जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने बिहार दिवस के अवसर पर सभी जीविका दीदियों एवं विद्यार्थियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री बिहार का संदेश पत्र का वितरण किया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता के अनुसार ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। मगध प्रमंडल के आयुक्त गया की अध्यक्षता में वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने मगध प्रमंडल से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को कार्य योजना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। पिछले दिनों लोकसभा में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पेश किया, जिस पर ऐतराज जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसे मुख्यमंत्री का अड़ियल रवैया बताया। आर्टिकल 239A में साफ लिखा है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में क्या होगा वो ये धारा तय करती है, और केंद्र सरकार कुछ नहीं करे कि जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल धारा के अंदर एम्बिग्यूटीज हो तो उनको सही करने का जब दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है, एग्जीक्यूटिव को बॉडी को कहा कि आप इसको सही करिए, वही काम केंद्र सरकार करने जा रही है। और मैं एक बात और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, 1993 और आज 2021 है, यूनियन टेरिटरी 1993 में भी थी, आज भी है, कोई फर्क नहीं आया। 1993 में दिल्ली सरकार के पास जल बोर्ड भी नहीं था, डीटीसी भी नहीं था, और भी कई ड्यूसूर भी नहीं था, लेकिन आज धीरे धीरे वो काम दिल्ली सरकार के अधीन है, चाहे वो जल बोर्ड हो या फिर डीटीसी हो, ड्यूसूर हो। तो बातचीत हमेशा सरकारों के बीच बने रहने चाहिए, और बातचीत होने से सारी समस्याओं का हल होता है। सिर्फ आप अड़ियल रवैया अपनाएं, अराजकवादी सोच अपनाएं, इससे ना सरकार का भला होता है न जनता का भला होता है, ना सरकार काम कर सकती है न जनता का भला हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस दिल्ली का कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसको काम करने में कम और झगड़ा करने में और शोर मचाने में और दिल्ली की जनता के, ईमानदार जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज करने में ज्यादा मजा आ रहा है। उनको जो वर्डिक्ट मिला है, जो उनको मैंडेट मिला है, वो दिल्ली की जनता के लिए। आप जब चुनाव लड़े थे तब भी आपको पता था आप यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी पता है यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी का जो अधिकार है, जिसको जो अधिकार है वो करेगा, आपको काम करने से किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के हित में फैसले लेती है, और कभी भी इस तरह से हम सरकारों को दबाते नहीं है। और मोदी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए और चुनी हुई सरकारों की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। और ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटीज को भी साफ कर रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच जो अधिकार है उनको भी क्लैरिटी ला रहा है। तो अगर किसी भी कानून से, किसी भी अमेंडमेंट से दो अधिकारियों के बीच में अमेंडमेंट में क्लैरिटी आती है तो उससे स्मूथनिंग होगी, गवर्नेंस अच्छी होगी, काम अच्छी तरह चलेगा। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि राजधानी में कोई भी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, जिसके चलते सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निकाली, जिसके तहत नौकरी के इच्छुक युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है,
सरकार की इस योजना में दिल्ली पुलिस भी बराबर साथ दे रही है। पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिमी जिला में अब तक 2130 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 1600 युवाओं को रोजगार भी दिया जा चुका है, जिनमें 780 लड़कियां और 820 लड़के शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जनकपुरी डीसीपी कार्यालय के सामने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 24 कंपनियों ने भाग लिया और उन्होंने 375 युवाओं को जॉब ऑफर दिया। इस कार्यक्रम में युवाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और अपराधों के मुद्दों को उठाया गया। कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। यार देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो, तुम्हें पहले भी कई बार इग्नोर कर चुकी हूँ और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर अब मुझे परेशान किया ना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। देख, मैंने तेरा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ। तुझे ना घर के अंदर, मोहल्ले गली में, बस में, मेट्रो में, मॉल में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी महिला के साथ यौन हिंसा हो रही होती है तो हम सब अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी हादसे का इंतजार करते? क्या हम सब मिलकर समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। हम सब नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं, आप भी दस्तक दें। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोर्स में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने शिरकत कर अपने संबोधन से युवाओं का मनोबल बढ़ाया। हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड के टाइम पर कई लोगों की नौकरियां गई, लेकिन उसी के बीच में दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई सारे थानों में बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का सेशन आयोजित करती रही और उनको जो जॉब के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करती रही। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 3 थानों में, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग में युवाओं के लिए अन्य अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग और हेल्थ केयर इत्यादि। इसी कड़ी में आज ट्रेन युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल पश्चिमी दिल्ली जिले के युवाओं ने भागीदारी करी, बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस में जितने युवा ट्रेन हुए थे, जिनका ट्रेनिंग अब अंतिम चरणों में पहुंच गया था, उनको भी यहाँ पर बुला करके मेगा जॉब फेयर में भागीदारी का मौका प्रदान किया गया। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 24 कंपनियों ने इसमें शिरकत किया और 440 युवा जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी भागीदारी की, उसमें से 375 युवाओं को नौकरी के लिए, रोजगार देने के लिए चयनित किया गया है और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में जो हमें नेक काम कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है। सबको, खासकर अपने वेस्टर्न जोन की टीम और वेस्टर्न रेंज के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो मिलकर ये कदम उठाया है और जो बच्चे हैं जिनको की जॉब्स मिली है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है बच्चों के जीवन में, खासकर अपने देश में, अपने समाज में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, उसके अंदर लोगों को जोड़ना, कंपनीज को जोड़ना, जो बच्चे हैं, खासकर जिन एरियाज़ को दिल्ली पुलिस टारगेट कर रही है, जहाँ पे की जो कि क्लस्टर्स या क्राइम है, उनमें से उनको बच्चों को आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रेन करना और जोरदार तालियां इन सब के लिए। श्री संजय सिंह सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज हमारे शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पर आए, और इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं जॉइंट सिटी वेस्टर्न रेंज मैम शालिनी सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम, आपके मार्गदर्शन और अथक प्रयास से ही आज हम यह प्रोग्राम को आयोजित कर पाए हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज कुछ बच्चों को हमने प्रयास किया कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। इंडिपेंडेंस अपने आप में
एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, और इसी में ही हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आगे लेकर आए हैं और इसको आगे लेकर जा रहे हैं। हमने इन बच्चों को मजबूत बनाने की कोशिश करी है इसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के द्वारा, और एक बार ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर इनको मिल जाएगी तो देश, ये बच्चे मजबूत होंगे और उसके साथ हमारा देश भी मजबूत होगा। मेगा जॉब फेयर में तकरीबन 25 कंपनियों ने 350 जो हमारे युवा लड़के हैं उनको स्किल्स इम्पार्ट की गई हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। खासकर ये आइडेंटिफाइड जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स हैं जो कि या तो फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने क्राइम किया हो, इस तरीके के युवा को जोड़ने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि वो एक तो क्राइम से दूर रहें और ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके साथ मिले जो कि उनके लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी तरह जीवन अपना निर्वाह करने के लिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्र प्रथम के माध्यम से? युवा जो है वो सबसे यूथ जो हमारे देश का है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें जो जज्बा, जो पैशन, जो एनर्जी जो है उसको चैनल करना और उसको ठीक रास्ते पे लेके जाना और एंगेज करना थ्रू प्रॉपर एक तो एजुकेशन ऑफ कोर्स और साथ साथ जॉब्स, जो अच्छी जॉब्स जिसमें कि वो जुड़ें और साथ साथ नेशन बिल्डिंग के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकें। देश की राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर लगाम कसने में साइबर सेल की टीम लगातार कड़े प्रयास कर रही है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिले की साइबर सेल ने एक और फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली के रमेश नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसके जरिए ये आम लोगों को सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। अब तक ये गैंग 150 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। दरअसल पश्चिमी दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रमेश नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है जो कि सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने रमेश नगर इलाके में बने इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और इस फर्जी जॉब स्कैम रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने इस फर्जी कॉल सेंटर को लेकर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त उर्विजा गोयल से बात की। रमेश नगर थाने के इलाके में हमारी साइबर क्राइम टीम ने एक स्कैम जो जॉब रैकेट होता है, कॉल सेंटर्स के थ्रू लोगों को कॉल करके उनको चीट करने वाला जो रैकेट था उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक की 9 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और बहुत सारे उन लोगों के रिकॉर्ड्स मिले हैं जो इसमें चीटेड थे। वो सभी धीरे धीरे करके हमें कंप्लेंट्स दे रहे हैं, केस दर्ज हो चुका है। इसका रैकेट का जो सरगना है वो अभी फरार है, उसके लिए आगे प्रयास चल रहे हैं, उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। देश में कोविड-19 के 24,492 नए मामले, 131 लोगों की मौत। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 28 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज। फोन टैपिंग को लेकर राजस्थान में घमासान, भाजपा ने कहा मुख्यमंत्री गहलोत पद से दे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकायतों के मद्देनजर कई अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि राज्य में कई अफसर ऐसे हैं जो सरकारी फोन को नहीं उठाते। दूसरे दिन भी जारी बैंक की हड़ताल, आपकी सभी सेवाओं पे पड़ेगा असर। दिग्विजय का मोदी सरकार पर तंज, बोले दर्शकों के स्टेडियम जाकर मैच देखने पर रोक, लेकिन कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को छूट। कोरोना वायरस को लेकर बिहार में अलर्ट, होली मिलन समारोह पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली में वेतन न मिलने पर डॉक्टरों ने सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी चेतावनी। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन, स्कूलों पर दोबारा लटका ताला, पंजाब में टली बोर्ड परीक्षाएं। भारतीय बाजारों में आज सोने की वायदा कीमत सपाट रही, वहीं चांदी में गिरावट आई। कीर्तिनगर मार्बल मार्केट में मार्बल की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम